अब हम जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। अभी तक हम लोग पढ़ते थे मैकेनिक्स में क्या होता था, हम मैकेनिकल एनर्जी के से जुड़ी घटनाओं के बारे में पढ़ते थे। हम पढ़ते थे पिंडों की गति या कणों की गति या उनसे जुड़ी हुई घटनाएं। उसमें क्या होता था, ये न्यूटन के नियम लागू होते थे, न्यूटन की गति के नियम लागू होते थे। ऊर्जा जो होती थी, विभिन्न घटनाओं के साथ में जो एनर्जी इन्वॉल्व रहती थी वो होती थी यांत्रिक ऊर्जा वर्क डन या काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती थी। हम जो भी सिस्टम में चेंजेस लाने के लिए या अवस्था परिवर्तन के लिए जो चीज़ अप्लाई होती थी वो फोर्स होता था। फोर्स अप्लाई होने पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो अपना फॉर्म चेंज करती थी। हमें वर्क डन या तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी और डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसकी फॉर्म में या तो हमें वर्क डन करना होता था या हमें वर्क डन मिलता था। तो मतलब मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते थे, पिंडों की गति को पढ़ते थे, बॉडीज़ के डायनेमिक्स को पढ़ते थे, और वहाँ जो चीज़ जुड़ी होती थी, जो एनर्जी इन्वॉल्व होती थी वो होती थी मैकेनिकल एनर्जी। इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जहाँ हम ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, थर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के आपसी संबंधों को पढ़ते हैं, या हम यहाँ उन घटनाओं को पढ़ते हैं जिनमें एनर्जी का जो लेन देन है वो यूजुअली थर्मल एनर्जी के फॉर्म में होता है। इस समय जो पिंड या कणों के स्थान पर जो चीज़ इन्वॉल्व होगी उसको हम कहेंगे ऊष्मागतिक निकाय। ऐसा नहीं है यहाँ पार्टिकल नहीं होते, यहाँ भी मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन यहाँ पर जो निकाय की अवस्था है वो कुछ विशेष वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगी। इनको हम कहते हैं ऊष्मागतिक चर या ऊष्मागतिक राशियाँ या थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स। ये ऊष्मागतिक राशियाँ या ऊष्मागतिक चर या थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इनके ही बदलने से अब सिस्टम का स्टेट चेंज होती है, और इनके द्वारा व्यक्त किए जाने वाले निकाय को हम कहते हैं ऊष्मागतिक निकाय या थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। ऊष्मागतिक निकाय या थर्मोडायनेमिकल सिस्टम से मतलब एक ऐसे माइक्रोस्कोपिक बॉडी से होता है जो बहुत सारे माइक्रो पार्टिकल जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस से मिलकर बना होता है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी के लिए हमें कुछ विशेष राशियों के बारे में पता होना चाहिए। ये विशेष राशियाँ कहलाती हैं ऊष्मागतिक निर्देशांक या ऊष्मागतिक चर। ये होते हैं ताप, दाब और आयतन। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ते थे गति के समीकरण होता था, या हम बनाते थे निकाय की गति का समीकरण बनाते थे फोर्स की फॉर्म में, कि कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है सिस्टम में, जो मास बॉडीज इन्वॉल्व उनका मास क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ऐसे गति का समीकरण बनाते थे। तो यहाँ पर क्या है, जो निकाय को व्यक्त करने वाला समीकरण है वो इन्हीं राशियों ताप, दाब और आयतन से मिलकर बना होगा, और इस समीकरण को अब हम निकाय का अवस्था समीकरण कहते हैं। तो यूजुअली ये अवस्था समीकरण जो है वो इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का फंक्शन होगा। इसको हम अभी जानते नहीं हैं, अगर अवस्था समीकरण क्या है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज फंक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वैसे निकाय का एक अवस्था समीकरण अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना था आइडियल गैस के लिए, गैस समीकरण PV = RD RT। यहाँ पर आइडियल गैस जो है वो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। PV = RT उस गैस को विभिन्न स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन है। ये कहलाता है आइडियल गैस के लिए अवस्था समीकरण, जो कि ऊष्मागतिक निर्देशांकों प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इनमें से कोई से दो एक बारी में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और तीसरा बाकी दो पर डिपेंड करेगा। तो ये होता है थर्मोडायनेमिकल सिस्टम और थर्मोडायनेमिक सिस्टम और थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स या ऊष्मागतिक निर्देशांक। अब अगली चीज़ क्या होती है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। साम्यावस्था थर्मोडायनेमिक्स में बड़ी इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, बार बार इसका नाम लेते हैं। साम्यावस्था या स्टेट ऑफ
इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऐसी अवस्था है जिसमें ऊष्मागतिक निर्देशांकों के मान समय के साथ नहीं बदलते हैं, मतलब सिस्टम अपनी बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाता है। अब जो थर्मोडायनेमिकल कांस्टेंट्स हैं और वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू जो है वो समय के साथ नहीं बदलेगी। जैसे मान लो एक बर्तन है, उसमें एक दीवार से 2 सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है, और एक सेक्शन में गैस भरी है, दूसरा सेक्शन क्या है, खाली है। तो जो खाली है वहाँ प्रेशर क्या होगा, लगभग 0 जैसा ही है, मतलब अगर वहाँ वैक्यूम है और दूसरे में गैस भरी है तो कोई ना कोई प्रेशर होगा। लेकिन अगर उन दोनों के बीच की हम दीवार के बीच में एक बाल्ब लगा हो और उसको खोल दिया जाए तो गैस क्या होगी, एक भाग से दूसरे भाग में जाने लगेगी। और जब गैस एक भाग से दूसरे भाग में जाने लगेगी तो धीरे धीरे एक स्थिति में आकर हमें क्या होगा, जैसे बर्तन के मान लो दाहिने भाग में गैस थी, बाएं भाग में खाली थी, तो एक साइड घनत्व ज़्यादा है, एक साइड घनत्व कम होगा, तो घनत्व एक साइड से क्या होगा, दूसरी साइड तक जाने में लगातार बदलता रहेगा। जब घनत्व बदलेगा तो बाकी ऊष्मागतिक चर भी क्या होंगे, बदलेंगे। लेकिन एक स्थिति ये आएगी कि पूरे कंटेनर में गैस क्या होगी, होमोजीनियस फॉर्म में आ जाएगी, सभी जगह पर गैस का दाब, ताप और आयतन समान हो जाएगा। जब गैस एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी तब देखो ये ताप, दाब और आयतन एक जगह से बर्तन के एक सिरे से दूसरे सिरे में तेज़ी से बदल रहे थे, लेकिन एक स्थिति पे आके क्या होगा, ये ताप, दाब और आयतन क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, सारी गैस एक जैसी हो जाएगी। यही क्या है, साम्यावस्था या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो तुम लोग समझ गए होगे ना कि साम्यावस्था या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। अब जैसे साम्यावस्था या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा, इसी से मिलती जुलती चीज़ होती है ऊष्मीय संतुलन। ऊष्मीय संतुलन या थर्मल इक्विलिब्रियम। ऊष्मीय संतुलन या थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब किसी निकाय के ऊष्मागतिक निर्देशांक, जैसे गैसीय सिस्टम होगा तो उसके लिए क्या होंगे, दाब, ताप और आयतन कैसे हो जाएं, कांस्टेंट हो जाएं और समय के साथ ना बदलें, तो निकाय कैसे कहलाएगा, निकाय साम्यावस्था में कहलाएगा। अच्छा, अब निकाय की संतुलन की अवस्था में निकाय के हर एक भाग का टेम्परेचर कैसा होगा, समान होगा। अच्छा, और ये बाहर के ताप के भी समान होगा। अब अगर हम एक ऐसे 2 गैसीय निकाय ले लें, एक ए ले लें और एक बी ले लें, ठीक है, दोनों क्या हैं, अपने ऊष्मीय संतुलन में हैं, ठीक। अब इन दोनों को अगर हम थर्मली कांटेक्ट में लाएं और एक निकाय से दूसरे निकाय पर किसी भी तरह से ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण ना हो, ताप का स्थानांतरण ना हो, समझ में आ रही है ना बात, कि हम दोनों निकाय को आपस में कांटेक्ट में लाएं और उनकी ऊष्मागतिक अवस्था समय के साथ में ना बदले, तो वो दोनों निकाय आपस में ऊष्मीय संतुलन में होंगे। देखो, एक ये अलग बात थी कि वो ए और बी दोनों अलग अलग स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में थे, अपनी साम्यावस्था में थे, उनका ताप, दाब और आयतन बाहरी वातावरण से समय के साथ में नहीं बदल रहा था। लेकिन ये दूसरी बात, अलग बात कही कि उन दोनों साम्यावस्था वाले निकायों को जब हम कांटेक्ट में लाए और उनको कांटेक्ट में लाने पर अगर उनके ऊष्मागतिक चर समय के साथ में नहीं बदले तो वो निकाय जो हैं आपस में ऊष्मीय संतुलन में हैं, ठीक है। यानी कि अब इनमें से हम एक निकाय की अवस्था में परिवर्तन करें तो दूसरे निकाय की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ में थर्मल कांटेक्ट में है, ठीक है। तो दोनों के दोनों कैसे हैं, ऊष्मीय संतुलन में हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हो गई साम्यावस्था क्या होती है, ऊष्मीय संतुलन क्या होता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। अब क्या है ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। तो हमने जो अभी ऊष्मीय संतुलन पढ़ा है, इसी का ही थोड़ा सा अच्छा सा रिफाइंड फॉर्म जो है वो क्या है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। एक्चुअली में पहले बताया गया ऊष्मागतिकी का पहला नियम, ठीक है, उसके बाद बता दिया दूसरा नियम, लेकिन जब ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम की बात आई तो वो पहले नियम से पहले की चीज़ थी, तो उसे माइनस का तो कह नहीं सकते थे, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। तो ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम क्या कहता है
कि यदि दो निकाय जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है या ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सारे वीडियो तुम लोग एक एक दो बार सुनना और जितना पर डे पढ़ाया जाए उसका नोट्स बना लेना। तो जैसे हमने तुम्हें बताया साम्यावस्था, तुम्हें समझ में आ गया ना साम्यावस्था क्या है, तुम हेडिंग डालना साम्यावस्था और उसका नोट्स बना लेना। अब ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम हेडिंग डालना, अब उस हेडिंग में क्या लिखना है ये तुम्हें समझाया जा रहा है, ठीक है। लिखना तुम लोगों को खुद है, हाँ। हेडिंग्स क्या रहेंगी वो मैं बताती जा रही हूँ, और कोई दिक्कत हो तो पूछना। तो ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या कहता है कि यदि दो निकाय एक तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में है तो वो आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। जैसे मान लो एक ये चैम्बर है, ये चैम्बर क्या है, बाहर से थर्मली इंसुलेटेड है, ये इसका बाहरी वातावरण से कोई थर्मल कांटेक्ट नहीं है, ठीक। तो इस चैम्बर में हमारे पास तीन निकाय हैं, मतलब बाह्य वातावरण से इसका कोई थर्मल कांटेक्ट नहीं है। मतलब ये दीवार कैसी है, रुद्रोष्म दीवार है, बाहर से किसी भी प्रकार की ना तो ऊष्मा अंदर आ सकती है और ना अंदर से किसी भी तरह की ऊष्मा बाहर जा सकती है। अब इसमें सिस्टम है हमारे पास एक बी, और ए और बी के बीच में भी कैसी एक दीवार है, रुद्रोष्म दीवार है। मतलब ए और बी आपस में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक तीसरा निकाय हमारे पास और क्या है, सी। सी के साथ में ए और बी जो है वो थर्मल कांटेक्ट में, मतलब ए और सी के बीच में जो दीवार है वो कैसी है, चालक है, और बी और सी के बीच में जो दीवार है वो भी कैसी है, चालक दीवार है, कंडक्टिंग बाउंड्री। मतलब ए सी को ऊष्मा दे सकता है, सी ए को ऊष्मा दे सकता है, बी सी को ऊष्मा दे सकता है, सी डी को ऊष्मा दे सकता है। अब हमने क्या कहा कि जीरोथ लॉ में दो निकाय एक तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में है। मतलब ए जो है सी के साथ, ए जो है वो सी के साथ ऊष्मीय संतुलन में है और बी जो है वो सी के साथ में ऊष्मीय संतुलन में है। इसका मतलब ए और सी तो एक दूसरे को ऊष्मा का स्थानांतरण कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये ऊष्मीय संतुलन में है, मतलब ये एक दूसरे को ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं कर रहे हैं। बी और सी भी आपस में ऊष्मा का स्थानांतरण कर सकते थे, लेकिन ये ऊष्मीय संतुलन में है, इसलिए आपस में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है इफ ए एंड सी are in thermal equilibrium and B and C are in thermal equilibrium, then A and B also be in thermal equilibrium। मतलब अगर A और C ऊष्मीय संतुलन में है, B और C ऊष्मीय संतुलन में है, तो A और B भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। यानी कि इनके बीच की रुद्रोष्म दीवार को हटाकर यहाँ पर एक कंडक्टिंग बाउंड्री बना दें तो इनके बीच में भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। तो ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम की डेफिनेशन क्या हुई, यदि दो निकाय एक तीसरे निकाय के साथ में अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में है तो वो एक दूसरे के साथ भी ऊष्मीय संतुलन में होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब टेम्परेचर क्या है, तो ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम से ही हम टेम्परेचर को समझते हैं कि टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम जो है वो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा बताता है कि किन्हीं दो निकायों को संपर्क में रखने पर उनमें ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो तो वो क्या है, ऊष्मीय संतुलन में है। ऊष्मीय संतुलन में है तो यानी कि जिस गुण से हम ऊष्मीय संतुलन को व्यक्त करते हैं वो गुण क्या है, टेम्परेचर या ताप। सो इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन वी कैन से दैट दे आर एट सेम टेम्परेचर।
मतलब कि अगर वो ऊष्मीय संतुलन में है तो जो ताप नाम का गुण है उनका, या ताप नाम का जो मेजरमेंट है वो क्या होगा, सेम होगा। और अगर एक निकाय से दूसरे निकाय को ऊष्मा प्रवाहित हो रही हो तो भाई देगा वो जिसके पास ज़्यादा होगी और लेगा वो जिसके पास क्या होगी, कम होगी। तो जिसके पास ज़्यादा ऊष्मा है वो ज़्यादा ताप पर है, जिसके पास कम ऊष्मा है वो कम ताप पर है। तो जैसे कि हम विभव में नहीं कहते थे उच्च विभव या निम्न विभव, वैसे ही ऊष्मा का प्रवाह ज़्यादा ताप वाले से कम ताप वाले पर होगा। यानी ताप ऊष्मा निकाय का वो गुण है जो उसके ऊष्मीय संतुलन की अवस्था को नियंत्रित करता है। टेम्परेचर is that property of a thermodynamic system which can control the state of thermal equilibrium। और ऊष्मा का प्रवाह हमेशा कैसे होगा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम अच्छे से समझ में आया होगा। टेम्परेचर क्या होता है ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी क्वेरी हो, कोई सी भी चीज़ तुम्हें समझ में ना आए तो तुम मुझे ग्रुप में मैसेज करना, मैं तुम्हें आंसर करूँगी।